नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ओशिनोग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसा कि हमने बैक के क्लास में देखा था। आज के क्वेश्चन भी ओशिनोग्राफी से ही संबंधित है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में स्थित है? टेलीग्राफिक प्लेटू कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए पैसिफिक, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। बताइए कौन से महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। इसी के साथ आपको बता दें कि टेलीग्राफिक पठार अपने आप में एक ऐसी शिला करती है जो ओशन की धाराओं का क्रम निर्धारित करती है। गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से गुजरती है, तो पूरा फैल करके बहती है और अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। बताओ कहाँ पे है टेलीग्राफिक पठार? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार है, जहां से उत्तरी धारा, रेनेल धारा, इरविंजर धारा, नॉर्वेजियन धारा, अलग अलग ब्रांचेज में गल्फ स्ट्रीम पड़ जाती है। ये वही टेलीग्राफिक पठार है। जस्ट ग्रीनलैंड से नीचे है, ओशन के भाग में, उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आसपास के क्षेत्र से अधिक उथले हैं और समतल है। मतलब ये है कि ओशन के अंदर ऐसे माउंटेन समझ लो आप, लेकिन उनका शिखर है वो सपाट होता है, तो वो उथले भाग होते हैं। ठीक है, छिछले भाग होते हैं। तो टेलीग्राफिक पठार एक विशाल समुद्री पठार है जो उत्तरी अटलांटिक में है और समुद्र तल का एक समतल और उथला क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर के बीच में पाया जाता है। बाकी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये टेलीग्राफिक पठार से होकर के जब, चलो मैप पे देखते हैं। यहां से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड से नीचे ये वाला भाग है वो टेलीग्राफिक पठार है। जब यहाँ नॉर्वेजियन धारा एंटर करती है तो अलग अलग ब्रांचेज में बढ़ जाती है। नॉर्वे के तट तक पहुंचती है नॉर्वेजियन धारा, इरविंजर धारा, उत्तरी धारा, रेनेल धारा। तो ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ? वो एक खाड़ी की धारा थी, स्ट्रीम थी जिसका तीव्र प्रवाह था, बट यहाँ पर टेलीग्राफिक पठार होने के कारण से वो पूरा फैल करके बहती है और यहाँ पछुआ हवाएं जब एंटर कर जाती हैं, पछुआ हवाएं इसे गति देती गल्फ स्ट्रीम को और आगे बढ़ाती। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। हिंद महासागर की समुद्री तली सी फ्लोर पर स्थित सबसे लंबी महासागरीय कटक कौन सी है? कासबर्ग कटक है, 90 डिग्री ईस्ट कटक है, या सेंट पोल कटक है, या प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक है? कौन सी कटक है जो हिंद महासागर की लंबी एक, ये कटक क्या होती है? माउंटेन होते हैं, एक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं ही होती है ओशन के अंदर, तो इसे हम कटक कहेंगे। और कौन सी कटक है जो लंबी है हिंद महासागर? कटक का निर्माण आर्थर होम्स ने बहुत अच्छे से समझाया है अपने संवहन तरंग सिद्धांत के माध्यम से, जो 1929 में उन्होंने दिया है। ओके, चलो बताओ आंसर। हिंद महासागर में 90 डिग्री ईस्ट कटक, 90 डिग्री ईस्ट कटक है जो सबसे लंबी कटक है। और हिंद महासागर जो कि आपको पता है एम आकृति में है और यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ से प्रविष्ट होती है। तो इस क्षेत्र में इसी 90 डिग्री ईस्ट कटक का नामकरण है वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम पर ही रखा है कि 90 डिग्री पूर्वी कटक है वो 90 डिग्री ईस्ट देशांतर के बराबर से या उसी शीद में बनी है। ओके, 90 डिग्री ईस्ट कटक
गासबर्ग कटक कहाँ पे है? ये भी हिंद महासागर में ही है। 90 डिग्री ईस्ट कटक हिंद महासागर में है। सेंट पोल कटक दक्षिणी हिंद महासागर में है, जबकि प्रिंस एडवर्ड प्रोजेक्ट कटक ये भी दक्षिणी हिंद महासागर में है। ठीक है, स्थिति देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री ईस्ट कटक ये सबसे लंबी श्रृंखला है माउंटेन की, जो ओशन के अंदर है। 90 डिग्री पूर्वी कटक के नाम से इसे हम जानते हैं। हिंद महासागर की सबसे लंबी कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है? कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान है, या फिर कनाडा है। किसकी सीमा सबसे ज्यादा अधिक समुद्री सीमा रखने वाला देश है? इसका आंसर कनाडा रहेगा, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे द्वीप हैं और चारों तरफ से ही ये आर्कटिक से भी घिरा हुआ है, इधर ये प्रशांत से भी घिरा है, इधर ये बाउंड्री रखता है अटलांटिक से भी। ओके, तो कौन सा देश सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है? कनाडा। मैप देखो, कनाडा 3 महासागर से घिरा हुआ है, अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक। सबसे अधिक तटीय द्वीप कनाडा में है और नॉर्वे में पाए जाते हैं। ये भी एक अगला क्वेश्चन आप रेडी कर सकते हैं। सबसे अधिक तटीय द्वीप कनाडा में और नॉर्वे में पाए जाते हैं। यहाँ देखो, कनाडा की सीमा है वो पैसिफिक ओशन से लग रही है, और पूरे ये सारे द्वीप हैं वो आर्कटिक महासागर से सीमा रख रहे हैं, और पूर्वी कनाडा है वो अटलांटिक ओशन से सीमा रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1874 में प्रसिद्ध चैलेंजर अभियान का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, या फिर भारत के द्वारा? तो जो चैलेंजर अभियान महान समुद्री खोजों के लिए जाना जाता है, और इंग्लैंड के पोर्ट माउथ से ये स्टार्ट हुआ इनका अभियान, और यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम पोर्टमाउथ स्थान से स्टार्ट हुआ, और नेतृत्व किया सर चार्ल्स वेबल थॉमसन और जॉन मुरे, साथ में ही कैप्टन जॉर्ज नरेस भी थे। देश यूनाइटेड किंगडम है। जहाज कौन सा था? HMS चैलेंजर, रॉयल नेवी का ये जहाज था। अब देखो, समुद्री तल की मैपिंग की गई इसमें, और मेरियाना ट्रेंच की डीप का पता लगाया। समुद्र विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय चैलेंजर अभियान को जाता है। समुद्र में महान खोजों के लिए ये अभियान जाना जाता है। समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ डिपॉजिट्स की जॉन मरे ने यहाँ के डिपॉजिट्स के बारे में बताया, कटक के बारे में, पर्वतों के बारे में, यहाँ के जो भी शिखर हैं, व्योट आदि के बारे में। और बात करते हैं मेरियाना ट्रेंचेज, इतनी ही डीप को इन्होंने खोजा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्शिया नामक द्वीप स्थित है? काफी फेमस है डियागो गार्शिया। अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, या फिर उत्तरी ध्रुवीय महासागर में, मीन्स आर्कटिक में है,
या अटलांटिक में है, प्रशांत में है, या फिर हिंद में है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। जियो स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है डियागो गार्सिया की स्थिति को। हिंद महासागर में स्थित है। स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर के बिल्कुल मिड में है, मालदीव के दक्षिण में। ठीक है। सैन्य अड्डे यहाँ पर बनाए हैं किसने? अमेरिका ने और ब्रिटिश। द्वीप समूह साकोत्रा चेगोस द्वीप समूह का प्रमुख हिस्सा है। तो साकोत्रा और चेगोस में से चेगोस द्वीप समूह का डियागो गार्सिया द्वीप है। प्रशासन यहाँ पर ब्रिटेन के अधिक नियंत्रण है। ब्रिटिश ओवरसीज और टेरिटरी का नियंत्रण हुआ। जियो स्ट्रेटेजी। अब देखो भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की ही डूबी हुई श्रृंखला है। बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो कि कोरल के द्वारा, प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीप है। मालदीव लगभग 1200 प्रवाल द्वीपों की ही द्वीपीय श्रृंखला है। 26 एटॉल में विभाजित है। मॉरिशस द्वीप मुख्य द्वीप है। रोविट्स द्वीप है। आगालेगा द्वीप, सभी द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं। ये ज्वालामुखी के हैं। सेशल्स द्वीप समूह 115 द्वीपों का समूह है। इसमें मेन है माहे, प्रालिन, लाडिग्यू। अब आता है इंडोनेशिया हिंद महासागर में। इंडोनेशिया हिंद महासागर से लगे हुए द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये इंडोनेशिया के साथ में सीमा बनाते हुए इंडोनेशिया के साथ में की स्थिति के आसपास में लोकेटेड ये द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर का मतलब अब ये पैसिफिक ओशन और हिंद ओशन के बीच में बने हैं। ये द्वीपीय चाप वाले द्वीप हैं जो प्रशांत और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो अभिसारी प्लेट मार्जन हुआ उस सबडक्शन के कारण से पर्वत बने हैं, और वो पर्वत जब समुद्र के बाहर निकले हैं तो उन्हें हम द्वीप कहते हैं। ठीक है। तंजानिया पंबा जंजीबार कहाँ है? अफ्रीका। केन्या लामू द्वीप सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। फ्रांस। अब देखो रिवूनियन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। मेयोट द्वीप कैमेरो द्वीप के पास में। तो हिंद महासागर में स्थित ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप थे। अब इंडियन ओशियन के अंदर मौजूद द्वीपों को आप मैप पर देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप जो प्रवाल से निर्मित था। साकोत्रा, मालदीव, मिनिकॉय, ठीक है। श्रीलंका, कॉकॉस द्वीप, सेशल्स द्वीप, कोमोरोस द्वीप, मेडागास्कर, रिवूनियन मेडागास्कर के जस्ट पास में है। मार्कनी द्वीप, ये सारे द्वीप हैं वो हिंद महासागर के द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तटीय क्षेत्र में संकीर्ण महाद्वीपीय सेल्फ पाया जाता है? संकीर्ण महाद्वीपीय सेल्फ पाया जाता है। नैरो सेल्फ पाया जाता है तट के पास में। जो समुद्री तट है महाद्वीपीय मग्न तट है। मग्न तट कम चौड़े पाए जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि वहां अभिसारी प्लेट का किनारा पाया जाएगा। तो अभिसारी प्लेट का किनारा कहाँ है? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो देखो स्थिति तो किसी की भी हो सकती है, बट सर्वाधिक संकीर्ण क्षेत्र सेल्फ में पाया जाएगा। तो पैसिफिक ओशन से सीधी सीधी सीमा बना रहा है ना, पैसिफिक ओशन के किनारे पर स्थित है। उस भाग में तटीय क्षेत्र है वो संकीर्ण मिलेंगे। जहां अटलांटिक के पास है वहां मग्न तट चौड़े पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा मग्न तट चौड़े है वो साइबेरिया के हैं, ठीक है, आर्कटिक महासागर के हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। अब दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट संकीर्ण सीमा क्यों रख रहा है? क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा
क्षेपण क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका और नाज़का प्लेट का क्षेपण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर तट के पास पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, वहां तट है वो संकीर्ण पाए जाते। हो गया क्लियर? दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट जहां नाज़का प्लेट का मूवमेंट है वो दक्षिणी अमेरिका की तरफ है, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट है वो पश्चिम की साइड, पश्चिम की तरफ नाज़का प्लेट की तरफ। इस वजह से ये क्षेपण क्षेत्र है, और इसी क्षेपण क्षेत्र के सहारे पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, ना कि वहां तट चौड़े होते हैं। जहां अपसारी सीमा पाई जाती है तटवर्ती क्षेत्र के सहारे, वहां मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। आप इस मैप पर देख पा रहे हो कि जहां यहाँ लैंड की बाउंड्री का एंड है और यहाँ पर ये जमाव वाले क्षेत्र हैं, तो चौड़े मग्न तट है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत की बजाय अटलांटिक में है, और सबसे चौड़े मग्न तट है वो आर्कटिक की सीमा के सहारे पाए जाते हैं। ये वाला जहां से आपको ओशन थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्र की ओर जाने वाले स्थल रूप का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा ऐसे लैंड पिक्चर्स हैं जो जो कहां से है, भूभाग से समुद्र की ओर जाएंगे? ये भूभाग है, भूभाग, और यहाँ से ओशन की तरफ जाएंगे, तो कौन कौन से भूभाग हमें दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि हम इससे पीछे वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वैसे भी हम थ्योरीज वाली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि दो भाग है महासागरीय तली के। जो पहले भाग हैं वो दो महाद्वीप से रिलेटेड है, महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल, दो है वो महाद्वीप से रिलेटेड हैं। तो पहले वही आएंगे महाद्वीप की साइड में, महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय तट, ओके। फिर आता है ढाल, फिर आता है ओशन बेसिन, फिर आता है डी, ओशनिक डी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। महाद्वीपीय मग्न तट जो कि उथले होते हैं, फिर मग्न ढाल होता है, फिर गहरे सागरीय मैदान होते हैं, और फिर डी। ठीक है, इस प्रकार से क्रम पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, प्लेन और डी, ट्रेंचेज। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो कि 200 मीटर तक की डीप होती है, उथले भाग होते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो तीव्र ढलान वाले क्षेत्र होते हैं ओशन के अंदर, और इसी पर कैनियन बने होते हैं। फिर आता है जहां डिपोजिट्स जमा हो जाते हैं, अपस्लेन प्लेन बनता है, और जहां गहरी खाइयां पाई जाती है उसको हम ओशनिक ट्रेंच या डीप कहते हैं। ठीक है, अब अगर ज्वालामुखी आया और उसके कारण से मलबा जमा हो गया और वो समुद्र की औसत, समुद्र जल स्तर से ऊपर निकला हुआ भाग है, तो फिर वो क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। इस प्रकार से अव्यवस्थित और लंबी डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनको हम कटक कहते हैं। तो ये ओशन का अंदर का फ्लोर है, जैसा हमारा धरातल बना होता है उसी प्रकार से ओशन के आंतरिक भाग में भी इसी प्रकार की लैंडफॉर्म है वो हमें दिखाई देती है। भूमि से समुद्र की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूमि से समुद्र की ओर बढ़ते हुए वेलांचल, वेलांचल कोस्टल जोन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से है। वेलांचल है, वेलांचल जब लगभग हम 200 मीटर की ही गहराई ले रहे हैं, उसमें कौन कौन से भाग है वो स्थल से और ओशन तक का भाग होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखो, अग्र तट, पश्चिम तट, निकट तट, अपतट, पश्चिम तट, अग्र, निकट तक, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। लास्ट में आएगा अपतट,
जहां समुद्र की ओर होता है वो अपतट होता है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। अपतट सबसे लास्ट भाग है जहां से हवाएं हवाएं स्थल के क्षेत्र को छोड़ करके जल में प्रवेश करती है, उसको क्या कहते हैं? अपतट कहते हैं। पश्चिम तट, अग्र तट, निकट तट। अब देखो निकट तट दोनों में है। अब आते हैं कि अग्र तट और पश्चिम तट की बात करते हैं। तो पश्चिम तट कौन सा है और अग्र तट कौन सा है? तो पश्चिम तट यही है, पश्चिम तट और अग्र तट। ठीक है, पश्चिम तट, अग्र तट, निकट तट और अपतट। भूमि से समुद्र की ओर जब हम प्रविष्ट होंगे तो सबसे पहले पश्चिम तट आएगा। ओशन का पश्चिम तट है, जहां तक समुद्र की लहरें हैं वो आंतरिक भाग तक, लास्ट बाउंड्री जहां तक प्रविष्ट करती हैं वो होती है पश्चिम तट। फिर अग्र तट जहां से प्रविष्ट करती है, निकट तट जहां तक लहरें हैं वो आसानी से आती हैं, और अपतट जहां से हवाएं हैं वो बिल्कुल दूर चली जाती हैं, जल को उठा कर ले जाती है। तो पश्चिम तट। बैकशोर, बैकशोर क्या होता है? समुद्र की सामान्य लहरें पहुंच से बाहर, भूमि का भाग जहां केवल तूफानी लहरें प्रविष्ट करती है। कहने का मतलब है कि ओशन का जब तीव्र तूफान आता है तो उस समय लहरें लास्ट बाउंड्री जहां तक प्रवेश करती है वो पश्चिम तट है। अग्र तट जहां समुद्र और भूमि के बीच का भाग है, ज्वार भाटे का पानी यहां तक आ सकता है। निकट तट, नियर शोर, जहां ज्वार का निम्न स्तर से लेकर के गहराई तक फैला हुआ भाग है जहां लहरें टूटती हैं, तो समुद्र की लहरें यहां तक आती हैं निकट तट तक। और अब तट जहां से आगे का गहरा भाग जहां लहरें टूटती हैं और टूटने के बाद में स्थल पर आती है। ऑफशोर स्थल का ओशन का भाग है। नियर शोर और नजदीक आ जाते हैं स्थल के, फोर शोर और नजदीक आ जाते हैं, और पश्चिम जो कि बिल्कुल स्थल का वो वाला भाग जहां तक ओशन का पानी है वो पहुंचता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में जब लास्टली बहुत ज्यादा स्पीड होती है तब पानी यहाँ तक पहुंचता है। अच्छा, ब्रेकर जोन जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ओशन की लहरें आती हैं और उस पॉइंट पर आकर के लहरें टूटती हैं और फिर स्थल पर प्रविष्ट करती हैं। तो श्वास लहरों का प्रकार है जो आकर के स्थल पर पहुंचता है। अब यहाँ से लहरें टूट करके श्वास के रूप में स्थल में आती है और वापस से जब लौटती है तो इसे हम बैकवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए महासागरीय गर्तों को उनकी भौगोलिक अवस्थिति से मिलाइए। कौन सी डीप कहाँ मिलती है प्रत्येक महासागर में? चैलेंजर गर्त कहाँ पाई जाती है? अल्ड्रिक गर्त कहाँ है? रोमांस कहाँ है? नरेश गर्त कहाँ है? चैलेंजर डीप। नरेश उत्तरी अटलांटिक में है। रोमांस गर्त दक्षिणी अटलांटिक में है। चैलेंजर डीप कहाँ है और अल्ड्रिक कहाँ है? बताओ फटाफट से। दक्षिण में चैलेंजर है और उत्तरी प्रशांत में अल्ड्रिक गर्त। 32 गर्त है प्रशांत महासागर में। 1906। ठीक है, 57 टोटल हो गया। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? नरेश कहाँ है? चैलेंजर डी दक्षिणी प्रशांत, एल्ड्रिक उत्तरी प्रशांत, रोमांस दक्षिणी अटलांटिक, नरेश उत्तरी अटलांटिक। बना दो ऑप्शन।
ACDB, ये बनेगा। चैलेंजर दक्षिणी प्रशांत में है, आर्कटिक उत्तरी प्रशांत में है, रोमास दक्षिणी अटलांटिक, नरेश गर्त, नरेश कैप्टन जॉर्ज नरेश के नाम पर ही इस नरेश गर्त का नाम पड़ा है, अटलांटिक ओशन में है, उत्तरी अटलांटिक। अब ये देखो पूरे महासागर, सारे महासागर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण गर्त पाई जाती है, तो उसको हम देखें। सबसे अधिक डीप, सबसे अधिक डीप कौन सी है? संसार का सबसे गहरा गर्त मेरियाना, जिसका अन्य नाम क्या है? चैलेंजर। हो गया। 11,033 मीटर मेरियाना, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, फिर टोंगा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच दक्षिण में है, टोंगा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच 10,882 मीटर। टोंगा, टोंगा के बाद होकुरांगी, प्यूस गर्त आदि हैं, जो कि प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है। सर्वाधिक गर्त है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर है वो सबसे गहरा भी माना जाता है, सबसे ठंडा भी माना जाता है, सबसे बड़ा भी माना जाता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा एटोल द्वीप पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और यहाँ हम देखें कि इसमें अभी सारी प्लेट का किनारा पाया जाता है, जहां रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, कुरिल या कुराइल की ट्रेंच है। 10,552 मीटर, ये कुरिल, कुरिल द्वीप के पास में है। जापान के पास रामापो खाई है, रामापो खाई, ठीक है, जापानी ट्रेंच के नाम से हम जिसको जानते हैं, रामापो खाई या फिर जापानी ट्रेंच। हो गया। हिंद महासागर का प्रसिद्ध गर्त है सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच है। हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो सुंडा ट्रेंच है, 7750 मीटर। ठीक है, फिर अटलांटिक की हम बात करें, नरेश गर्त, नरेश गर्त उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो मिलवाकी है, मिलवाकी, मिलवाकी ट्रेंच। कितनी डीप है? 9219 मीटर। हिंद महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा, सुंडा ट्रेंच 7750 मीटर। अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो 9219 मीटर है, जबकि प्रशांत महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो 11,033 मीटर है, मेरियाना ट्रेंच, जो विश्व के भी सबसे गहरा गर्त। जहां प्लेट का अभिसारी किनारा है वहां पर आपको ये डीप मिलेगी। ठीक है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में हम देखें तो नरेश गर्त, नरेश गर्त है, नरेश गर्त है वो 8995 मीटर है नरेश। ठीक है, प्यूटो रिको या मिलवाकी ट्रेंच, प्यूटो रिको या मिलवाकी ट्रेंच 9219 मीटर है, सबसे डीप पॉइंट है। हुआ क्लियर? करेबियन सागर में केमेन गर्त है, केमेन ट्रेंच, करेबियन सागर में केमेन ट्रेंच है। ठीक है, फिर दक्षिण में आते हैं तो रोमांस, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे है
रोमांच, रोमांचे ट्रेंच, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाते हैं तो सैंडविच खाई, सैंडविच द्वीप है वहां, सैंडविच, सैंडविच खाई। क्या समझे? नरेश है, केमेन, मिलवाकी, रोमांचे, सैंडविच, हो गया ओशन की, डीप अटलांटिक ओशन की। इसी प्रकार से हम प्रशांत भी देखें तो प्रशांत का जो, अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रशांत वाला, प्रशांत वाला पश्चिमी भाग, प्रशांत का पश्चिमी भाग जहां पर सर्वाधिक गर्तें पाई जाती हैं, तो सबसे लंबा जो गर्त पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, पेरू, चिली, अटाकामा, ओके। जबकि प्रशांत के पश्चिमी भाग में सबसे ऊपर एलुशियन ट्रेंच पाई जाती है, एलुशियन के नीचे कुरिल या कुराइल की ट्रेंच है, फिर रामापो खाई पाई जाती है, फिर आपका ये मिलवाकी ट्रेंच पाया जाता है, फिर टोंगा, होकुरागी, प्यूसकर, ये सभी साउथ में पाए जाते हैं। यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से पैसिफिक ओशियन का भाग, ये देखो फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट और प्रशांत प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है 11,033 में, हो गया। कुरिल और अलूशियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जापानी ट्रेंच या रामापोखाई, फिलीपींस और प्रशांत प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से बनी मेरियाना ट्रेंच है। टोंगा या कर्माडेक, टोंगा, कर्माडेक, होकुरांगी और क्यूसगर, इस प्रकार से ये पश्चिमी क्षेत्र प्रशांत का जो सर्वाधिक क्षेपण क्षेत्र के कारण से बना हुआ, निर्मित हुआ क्षेत्र है, हो गया। फिर हम ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखें तो यहाँ पर ज्वांडीफुगा प्लेट है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से यहाँ इस क्षेत्र में मैक्सिको ट्रेंच के नाम से हम जानते हैं, जिसको कोकोस प्लेट और कैरेबियन प्लेट दोनों के क्षेपण क्षेत्र के कारण से बनता है। और अटलांटिक ओशन में ही केमेन है, कैरेबियन सागर का भाग है, जबकि नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के क्षेपण क्षेत्र के कारण से सबसे लंबा गर्त पेरू, चिली या आटाकामा ट्रेंच निर्मित होती है, हो गया। ये था पैसिफिक का। हिंद महासागर का देखो, चेगोस, लैकोदिव, रिच, ये कटक बनती है, ये कटक निर्मित होती है। रिवूनियन हॉटस्पॉट है वो हिंद महासागर में है, जो जहां पर हॉटस्पॉट क्रम के ज्वालामुखी हमेशा आते रहते हैं। 90 डिग्री ईस्ट कटक का ये भाग है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो सुंडा या जावा ट्रेंच के नाम से हम इसको जानते हैं, जावा या सुंडा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। 77-50 मीटर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डायमेंटीना ट्रेंच जो कि साधारण ओशन का भाग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कथन सही है कि कटक अटलांटिक महासागर में, पूरे अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट का किनारा पाया जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर कंप्लीटली अपसरण में फैला है। यहाँ प्लेटों का अपसारी प्लेट किनारा पाया जाता है, जहां अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट पूर्वी तरफ खिसक जाती है, जबकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ गमन कर जाती है। तो पूरा अटलांटिक महासागर है वो दो भागों में टूटने लगता है बाहर की ओर। तो धरातल से, आंतरिक भागों से निकलने वाला ज्वालामुखी के कारण से
यहाँ कटक का निर्माण होता है और एक लंबी कटक श्रृंखला जिसकी लंबाई है 14,400, ठीक है, 14,400 किलोमीटर तक की लंबाई है। और इस क्षेत्र में यहाँ हम देखें तो अपसरण पाया जाता है, इस कारण से कटक निर्मित होती है। और इस कटक की हाइट क्या है, तो जहां कटक बनती है उसकी हाइट थोड़ी कम रहती है और पर्वत है वो ज्यादा ऊंचे बनते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो ऊंचाई है वो लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर है। अटलांटिक कटक की ऊंचाई है वो 3,000 मीटर है या 3 किलोमीटर ऊंची है। तो लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर इसकी ऊंचाई पाई जाती है मध्य अटलांटिक कटक, जिसको डॉल्फिन चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से एस आकृति में फैला है अटलांटिक महासागर, उसी प्रकार से एस आकृति में वहां की कटक फैली हुई है। हुआ। अब इस कटक के ही बहुत सारे सब पार्ट हैं। पारा कटक, वॉल्विस कटक, विबुल-थॉम्पसन कटक, ठीक है, पारा उभार हो गया। तो इस प्रकार से अटलांटिक ओशियन की जो कटक है उसकी सबसे ज्यादा लंबाई अगर नोट की जाती है तो वो 3 किलोमीटर के आसपास ऊंची है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए ग्रुप में सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश मत्स्यन क्षेत्र सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां महाद्वीपीय सर्प चौड़ा है। सही है क्या ये बात? महाद्वीपीय सर्प अगर चौड़ा है, महाद्वीपीय मग्न तट चौड़ा है तो वहां मछलियों का उत्पादन किया जाता है क्या? यस, ठीक है। तो उथला सागर है, वहां पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अधिक है। मत्स्य क्रियाकलाप उष्णकटिबंधीय गर्म समुद्री जल में अत्यधिक विकसित होता है। ज्यादा उष्ण कटिबंध वाले ज्यादा गर्म में नहीं उत्पन्न होती है मछलियां। गर्म व ठंडी समुद्री धाराओं के मिलन से मछलियों के लिए भरपूर पादप पोषण उत्पन्न होता है। ये सही बात है। गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं जहां पर भी मिलेंगी उन क्षेत्रों पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र विकसित होगा, क्योंकि ठंडे जल के अंदर फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं और गर्म जल के अंदर जू प्लैंक्टन है जो कि मछलियों के भोजन बनते हैं। तो इस कारण से ये ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। एक सही है, दो सही है, दो में डाउट है। भारत में अंतरदेशीय मत्स्य उद्योग अन्य मत्स्य प्रकारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या भारत में अंतरदेशीय मत्स्य उद्योग विकसित है? सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है? नहीं। तो जापान चाइना वाले क्षेत्र में कोस्टल एरियाज है या गल्फ स्ट्रीम वाला रीजन है जो उन क्षेत्रों पर सर्वाधिक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है। भारत में इतना ज्यादा अंतरदेशीय मत्स्य उद्योग विकसित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, जहां ए और सी हो जाएगा, मतलब एक और तीन सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चले आगे। अंतः समुद्री गर्त के उद्भव के लिए पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतः समुद्री गर्त के निर्माण से संबंधित पंकिल धारा सिद्धांत किसने दिया है? तो R.A. डेली ने दिया है पंकिल धारा सिद्धांत। डाना ने सबसिडेंस थ्योरी दी है, अवकलन सिद्धांत दिया है। ठीक है, पंकिल धारा सिद्धांत प्लेटों के पंकिल के ठोस टुकड़ों को पानी के अंदर उतरने से उत्पन्न ताकत को बताता है जो प्लेटों को खींचती है, और इस कारण से फिर सबडक्शन होता है, सबडक्शन के कारण से गर्त का निर्माण होता है, ऐसा डेली ने कहा। तो सबसे पहले इस विचार का प्रतिपादन, पंकिल धारा सिद्धांत का प्रतिपादन R.A. डेली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री जल में निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें बताना है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवण को उनके प्रतिशत के अनुपात से मिलाना है। किस ओशन के अंदर, पहले तो ये बताओ लवण ओशन के अंदर पाए जाते हैं क्या? हाँ, तो आते कहां से हैं? समुद्र के अंदर मौजूद जो खनिज है उन्हीं से लवण निकल करके आते हैं।
दूसरा, स्थल के कारण से, स्थल से बहकर जो नदियां जाती हैं उनसे भी लवण जाते हैं। क्लियर हुआ? तो सारा ओशन के अंदर पानी लवण है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन लवण का जो क्रम है वो कितना प्रतिशत है? टोटल समुद्री जल में लवण का प्रतिशत है वो 35/1000 लवणता है। ठीक है। अब समुद्र के अंदर सब इस 35% में से 35% लवण पाए जाते हैं। इस 35% लवण में सबसे ज्यादा कौन सा साल्ट पाया जाता है? तो कौन सा वाला साल्ट सबसे ज्यादा पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो क्रम बिल्कुल ठीक लिखा है। सबसे बड़ा है वो सोडियम क्लोराइड रहेगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, करो इसका मिलान। सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। NaCl, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में कुल घुलित लवण की मात्रा 35% है, या हम 1 ग्राम जल में 3.5% लवण पाया जाता है ओशियनिक वाटर में। NaCl, सोडियम क्लोराइड 27.21% पाया जाता है। मुख्य लवण, स्वाद और लवणता का मूल स्रोत है नमक, जिसको हम खाते हैं। अगला देखो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807% खनिज पोषक तत्वों में भरपूर। अगला देखो मैग्नीशियम सल्फेट 1.658% मिलता है औषधि में और पोषक तत्वों में के रूप में हम इसको यूज करते हैं। फिर कैल्शियम सल्फेट 1.260% सेल निर्माण में और जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 35% में ये सारा क्रम है। बच गए 1%, उसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं जो लवण के माइनर सोर्सेस। ठीक है। मेजर में वही क्लोराइड पाया जाता है, और वो हम सोडियम क्लोराइड वो मिक्सअप में लवण का अत्यधिक मात्रा बता रहे हैं। तो देखो क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, क्लोराइड है वो 19.3 है, सोडियम 10.6 है, सल्फेट 2.6 है, मैग्नीशियम 1.3 है, कैल्शियम 0.4 है, पोटेशियम 0.3 है। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो माइनर वाले हैं वो लगभग 1% के आसपास हैं, और कुल मिलाकर के 35% समुद्र के जल के अंदर खारापन पाया जाता है, और उस खारेपन का प्रतिशत इस प्रकार से इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभिकथन निम्न अक्षांशों में गहरे शीतल क्षेत्र डीप कोल्ड जोन में समुद्री जल जमता नहीं है। गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। क्या आंसर आएगा? निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांश कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंध वाले निम्न अक्षांश होते हैं। तो निम्न अक्षांशों में गहरे शीतल क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। नहीं जमता है क्या? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण से तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। देखो वहां पर उच्च लवणता नहीं होती है, लवणता भी तेजी से घटती है और तापमान भी तेजी से घटता है। उसे थर्मोक्लाइन एंड पिक्नोक्लाइन लाइन दोनों ही हम उसको कहते हैं। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। लवणता जमाव बिंदु को घटाती है। जहां लवणीय जल है वो कम जमता है। दबाव देखो, दबाव जमाव को कठिन बनाता है। तापमान गहरे जल में बहुत कम होते हैं, फिर भी बर्फ नहीं जमती है,
क्योंकि दबाव जमाव को कठिन बनाता है। हो गया। निम्नलिखित में से किस खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, हाईएस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड आता है? सबसे ज्यादा उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, दोनों के बीच में भी अंतर होता है, और सबसे ऊंचे ज्वार विश्व में कहाँ आते हैं? तो फंडी की खाड़ी में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं। सीधा क्वेश्चन उठता है इसका। फंडी की खाड़ी, चीसापेट की खाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में है फंडी की खाड़ी, तो सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं यहाँ पर। न्यूफाउंडलैंड से नीचे नोवा स्कोशिया द्वीप, नोवा स्कोशिया द्वीप के नीचे बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी है, और इस फंडी की खाड़ी में सब सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, क्योंकि ये संकीर्ण है ये खाड़ी, और इसका जल अधिक उठता है, ज्यादा ऊंचाई तक उठता है फंडी की खाड़ी का। निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए, किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस? बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले स्थान पर डेंसिटी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक डेंसिटी इसी में होती है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले स्थान। आप देखिए, समुद्री बर्फ की लवणता कितनी होती है? समुद्री बर्फ की लवणता कितनी होती है? बताओ कितनी होती है समुद्री बर्फ की लवणता? समुद्र में देखो, बर्फ का एक सिंपल सी बात है कि बर्फ जब जमती है तो जमते समय लवणता का त्याग कर देती है। कहने का मतलब ये है कि नमक नहीं जमता है, उसमें जितना पानी मौजूद है वो जमता है, तो लवण है वो अलग हो जाते हैं, इस कारण से लवणता उच्च हो जाती है। ठीक है, तो समुद्री बर्फ की लवणता कितनी होती है? जब बर्फ के अंदर लवणता कितनी होती है? तो सबसे कम होगी, 0 से लेकर के 3% तक रहेगी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, 0 से लेकर के 3%। प्रोसेस क्या है? जमने के दौरान अधिकतर नमक बर्फ के क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है, समुद्री बर्फ की लवणता बहुत कम हो जाती है। लंबे समय में पुरानी समुद्री बर्फ की लवणता, लंबे समय में पुरानी समुद्री बर्फ की लवणता है वो 0.5 से भी कम हो जाती है, क्योंकि नमक और ब्राइन, नमकीन जल बाहर निकल जाता है, पूरा नमकीन जल बाहर निकल जाता है, इस कारण से बर्फ के अंदर लवण नहीं होते हैं, लवण कम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर समुद्री जल की लवणता अधिक क्यों पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी तट पर अपोवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, शीत जल का उद्वेलन होता है, क्योंकि यहाँ से ओशन का पानी, यहाँ से जो गर्म जल था वो उठ करके कहाँ चला जाता है? वो अफ्रीका का पूर्वी तट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ इस क्षेत्र में अपवेलिंग होती है, शीतल जल सतह पर प्रकट होता है। हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर समुद्री जल की लवणता अधिक क्यों है? अब वो अधिक होने की बात कर रहा है, जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा धारा उद्वेलित होती है, तो उसके कारण से लवणता कम हो जाती है। हुआ क्लियर? तो पश्चिमी तट पर समुद्र जल की लवणता अधिक क्यों पाई जाती है? अगर अधिक पाई जाती है तो उसका कारण क्या है? समुद्री जल धाराएं। अब देखो, समुद्री जल धारा यहाँ पर नहीं है, क्या है यहाँ पर? तो ठंडी जल धारा है। वायु की दिशा, वायु की दिशा, यहाँ पर वायु की दिशा कैसी है? अपतटीय है। ये तो मेन कारण बन सकता है, क्योंकि जहां पर हवाएं अपतटीय होती है वहां पर वर्षा नहीं कराती है, तो शुष्कता की स्थिति पाई जाती है। वायु की दिशा है वो अपतटीय है, और इसी कारण से शुष्क मौसम की स्थिति बनती है।
अब इसमें ऑप्शन दो ऑप्शन है वो सही बैठ रहे हैं, और इसका फोर्थ ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी है, तो समुद्री जल धाराएं। बट बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की, तो हम इसका आंसर दे रखा है उपयुक्त सभी। है, लेकिन मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है कि अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे तो ये पूछा जाएगा आपसे कि पश्चिमी तट के सहारे लवणता कम क्यों पाई जाती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर है, नीचे का पानी ऊपर आता है तो नीचे का पानी ठंडा है, शीतल है, लवणता कम है। जबकि गर्म जल जहां पर जाकर के तट के पास इकट्ठा होता है वहां लवणता भी घटती हो जाती है और वो जल भी गर्म रहता है, गर्म जल का वाष्पीकरण भी अधिक होता है, इस वजह से ऐसा होता है। बट अगर हम उसके साथ में ही लगे डेजर्ट की बात करें तो वो क्यों बना, शुष्कता है, अपतटीय हवाएं हैं, इस तरफ से बना है। तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर उच्च लवणता का क्या कारण है, ठंडी और सूखी हवाएं, सही है, शुष्क हवाएं हैं, अधिक वाष्पीकरण है, इसी कारण से ग्रेट सैंडी डेजर्ट बना है। वर्षा की कमी है, समुद्री धाराओं का प्रभाव है, समुद्री धाराओं का प्रभाव के कारण से लवणता है वो पूर्वी क्षेत्र में अधिक बढ़ती है, समुद्री धाराओं का प्रभाव है, इसलिए सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूर्वी भाग में, पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, या हम इसको कहें कि दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत गर्म प्रवाह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास में प्रकट होता है, इस वजह से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में गर्म, लवणता अधिक है, लवणता अधिक है। ठीक है, बजाय की पश्चिमी भाग में। लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। लवणता, लवणता कैसे निर्धारित होती है, लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, वर्षा से संबंधित है क्या सीधे, वर्षण, चलो आगे देखते हैं। वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है क्या, नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। लवणता का सीधे वर्षण से संबंध होता है, सीधा वर्षण से, जहां वर्षा अधिक होती है तो लवणता वहां पर कम पाई जाती है, वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, वही बात है, नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है, बात सही है। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है, उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है, और ध्रुव और भूमध्य रेखीय रीजन की ओर कम हो जाती है। तो ध्रुवीय रीजन में और भूमध्य रेखा की तरफ लवणता है वो कम पाई जाती है, जबकि उपोष्ण कटिबंध में लवणता अधिक पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण में, शुष्क में और बंद सागरों में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। और लवणता का सीधा सा रिलेशन किससे है, वाष्पीकरण से है, तो वाष्पीकरण का सीधा संबंध है वो किससे है, तो वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध, वर्षण की दर और लवणता के बीच में विपरीत संबंध है, वर्षा की दर, वर्षा अधिक होगी तो लवणता कम होगी, और अगर वर्षा कम है तो लवणता अधिक है, वर्षा ज्यादा है तो लवणता कम, तो इसके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, वर्षण और लवणता के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, अपरोक्ष संबंध पाया जाता है, वर्षा अधिक है तो लवणता कम है, और वर्षा अगर कम है तो लवणता अधिक। अगला चलिए, वर्षा बढ़ने पर मीठा पानी मिल जाता है, एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जाता है, इस कारण से लवणता घट जाती है। वाष्पन, वाष्पीकरण के साथ सीधा संबंध है, जहां वाष्पीकरण तेजी से होता है वहां लवणता भी उच्च हो जाती है। तापमान के साथ सीधा संबंध है, तापमान अगर अधिक है तो लवणता भी उच्च हो जाती है क्योंकि वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। नदी का जल, नदी के मीठे जल से समुद्र में लवणता घटती है, नदी का पानी अगर मिल जाता है किसी भी झील में या किसी भी ऐसे वाटर बॉडीज में जहां लवणता अधिक है, तो उन क्षेत्रों में नदी का स्वच्छ जल मिल जाएगा तो लवणता कम हो जाएगी। जल का प्रवाह, जल धाराएं लवणता को प्रभावित करती हैं, जल का प्रवाह, जहां पर समुद्री धाराएं, गर्म समुद्री धाराएं ऊपर के लवण को ला करके इकट्ठा करती हैं, और जहां पर शीतल जल धाराएं हैं वहां लवणता कम पाई जाती है।
निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा और चंद्रमा व सूर्य द्वारा उत्पन्न बलों की पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या की थी? चलो अच्छा क्वेश्चन है। जॉन डाल्टन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, आइजैक न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? निम्नलिखित में से ज्वार भाटा के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में कौन बताएगा? सीधे बताओ मुझे सबसे पहले तो कि ज्वार भाटा आता क्यों है, किसके कारण से आता है? सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से और पृथ्वी के अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल के कारण से ऐसा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से ज्वार भाटा का रिलेशन है। तो गुरुत्वाकर्षण का सीधा रिलेशन किससे है? न्यूटन से। तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में ज्वार भाटा के साथ संबंध बताया है ग्रेविटी का। आइजैक न्यूटन क्या कहते हैं? फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक इनका ग्रंथ है, जिसमें इतने गुरुत्वाकर्षण के बल के सिद्धांत के को प्रस्तुत किया था। और इसी कारण से उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्व बल जो लगता है, उस गुरुत्व के कारण से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होने की व्याख्या की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से समुद्र का जल खिंचता है और इसे ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल खिंचता है तो ज्वार होता है, और जब वो जल वापस से ओशन की सागर तली के नीचे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। क्योंकि दो ऐसे भाग होंगे जहां पर ज्वार उच्च ज्वार होंगे और दो ऐसे भाग होंगे जहां पर भाटा होंगे। बहुत क्लियर। निम्नलिखित में से जिस क्षेत्र में ज्वार उच्च होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट भाग में भाटा आ रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के ज्वार के उत्पन्न होने और उनके संचलन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? कौन सा है? महासागर का आकार, आकृति, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, महासागर की लवणता। तो ये क्वेश्चन तो आपका ऐसे बनना चाहिए था कि इनमें से कौन सा नहीं है ना? महासागर का आकार, महासागर की आकृति और गुरुत्वाकर्षण तीनों ही चीजें प्रभावित करती है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित कौन सा करता है? ये देखो, लवणता प्रभावित नहीं करती है, ज्वार को लवणता प्रभावित नहीं करती है, और महासागर का आकार, आकृति और खिंचाव तीनों ही चीजें प्रभावित करती है। लेकिन सबसे पहले और सीधा रिलेशन है किससे? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मेन कारण है, और इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही महासागर का जल है वो ऊपर की ओर खिंचती है। इसका है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सहायक बल है, सेकेंडरी फोर्स है। समुद्र की आकृति संचलन की दिशा और जटिलता को बढ़ाता है। तट की रेखा ज्वार की ऊंचाई में परिवर्तन लाती है ना, तट के ज्वार की ऊंचाई में परिवर्तन लाती है, जो वे ऑफ फंडिंग इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि संकीर्ण खाई है, इस कारण से कम जल है तो वो ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। खुले सागर में ज्वार कम ऊंचा उठता है, जबकि संकीर्ण खाड़ी का पानी ज्यादा ऊपर उठता है। ये तटरेखा है, आकार है, आकृति है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है जो मेन कारक है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि सहायक है। इसके अलावा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण से भी ऑपोजिट भाग में ज्वार उत्पन्न होता है। अगला देखिए, प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सी डार्विन, विलियम वेबल, आर ए हैरिस और टेली। बताओ। प्रोग्रेसिव वेव्स थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव्स थ्योरी का प्रतिपादन विलियम वेबल के द्वारा किया गया था, डार्विन के द्वारा। ज्वार भाटा से रिलेटेड ये जो सिद्धांत है वो इन सब के द्वारा ही दिए गए हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है वो विलियम वेबल द्वारा दी गई है। इसके अलावा एक एरी और है जिन्होंने लहर या नहर सिद्धांत भी दिया। तो अब देखो, इक्विलिब्रियम की थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन ने दी है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेबल ने दिए है। डायनामिक थ्योरी गति सिद्धांत लाप्लास ने दिया है। हार्मोनिक मेथड लॉर्ड कैल्विन या हैरिस ने दिया है। जबकि लहर या नहर सिद्धांत, लहर या नहर सिद्धांत दिया है वो एरी ने दिया है, जॉर्ज रडल्फ एरी।
तो इनके द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। यदि किसी स्थान पर शाम के 6 बजे यदि किसी स्थान पर शाम के 6 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? क्या कहा है कि किसी भी स्थान पर एक ज्वार आया है तो दूसरा ज्वार कब आएगा। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि इसके जैसा ही अगर ये स्प्रिंग टाइड है और दूसरा स्प्रिंग टाइड कब आएगा तो दूसरा उच्च ज्वार कब आएगा, ऐसा नहीं पूछा है। इन्होंने दो क्रमिक ज्वार पूछा है कि एक के बाद में दूसरा ज्वार कब आएगा। क्लियर? ठीक है। तो एक स्थान पर जब ज्वार आता है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट वाला भाग है वो भाटा की स्थिति में होता है, और दो क्रमिक ज्वारों के बीच का समय है वो 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर दो क्रमिक ज्वारों के बीच में आता है। उसका कारण ये है कि पृथ्वी अपना चक्र 24 घंटे में पूरा कर लेती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 52 मिनट की देरी हो जाती है। तो 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से चंद्रमा उसी स्थान पर पहुंच पाता है जहां पृथ्वी का पहले वाला स्थान था। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक स्थान पर चंद्रमा के कारण से जो ज्वार आया है और उसी स्थान पर चंद्रमा के कारण से ही दोबारा से ज्वार कब आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा। 24 घंटे और 52 मिनट के बाद में एग्जैक्ट उसी स्थान पर चंद्रमा के कारण से ज्वार आएगा। बट दूसरा जो ज्वार है अपकेंद्री बल के कारण से ज्वार आएगा वो अनुक्रमिक ज्वार होगा, और एग्जैक्ट 12 घंटे और 26 मिनट, उसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है। तो अगले दिन ज्वार आएगा कितने बजे, 26 मिनट की देरी से होगा, तो 26 मिनट की देरी से आएगा। चलो 26 मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी मतलब, ठीक है। बात करते हैं 6:52 और 6:26। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अगर 24 घंटे की बात करते हैं, 24 घंटे की अगर हम बात करें, आप देखो अगले दिन 6 बजे 6:26 पर आए प्रातः। दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच का अंतराल है वो 24 घंटे 52 मिनट रहेगा, दो प्रत्यक्ष ज्वारों का अंतराल, और दो अप्रत्यक्ष ज्वारों के बीच का अंतराल है वो 12 घंटे 52 मिनट की देरी से आएगा, 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आएगा। हो गया क्लियर? आप देखो अगले दिन 6:26 पर आएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से ऐसा होता है। दो उच्च ज्वार के बीच, दो निम्न ज्वार के बीच का औसत अंतराल 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आएगा। और एक ज्वार अगर 6 बजे आता है शाम को, तो सुबह के 12 घंटे और 26 मिनट की देरी लगा लो, अगले सुबह 6:26 पर सुबह के समय ज्वार आएगा। दो क्रमिक ज्वारों के बीच का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के समय के आसपास उत्पन्न होने वाले उच्च और निम्न ज्वार को क्या कहा जाता है। अब देखो अमावस्या और पूर्णिमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दो समय स्थिति बनती है, एक होती है युति की स्थिति और एक होती है वियुति की स्थिति। एक अमावस्या के समय बनती है, एक पूर्णिमा के समय बनती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही समय उच्च ज्वार आता है। इसके अलावा जो निम्न ज्वार आ रहा है वो सप्तमी और अष्टमी को आता है। क्लियर हुआ? तो इस स्थिति में जब उत्पन्न होने वाले, देखो अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास उत्पन्न होने वाले उच्च ज्वार को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो वृत्त ज्वार कब आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आते हैं। महाज्वार विशेष रूप से साधारण से ऊंचे ज्वार आते हैं, उसको महाज्वार कहते हैं। अवपाती ज्वार, ज्वार का उतरना एब कहलाता है, टाइड एब। ठीक है। टाइड होता है समुद्र के औसत स्तर से, समुद्र की सतह या समुद्री तल से
औसत समुद्री तल से, जल स्तर से ऊपर, सामान्य से ऊपर उठना जल, तो वो ज्वार कहलाता है। और इस समुद्री तल से जल का नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है या एब कहलाता है। स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, सन, अर्थ एंड मून। और दूसरी स्थिति कब बनती है? जब सन, मून और अर्थ, इस प्रकार से। फुल मून, पूर्णिमा के समय सन और मून दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में, अर्थ बीच में है। तो इस स्थिति में देखो स्प्रिंग टाइड आते हैं। और नीप टाइड कब आते हैं? जब फर्स्ट क्वार्टर मून होता है, या नीप टाइड आते हैं जब लास्ट क्वार्टर मून होता है। सप्तमी और अष्टमी के समय ऐसी स्थिति बनती है। चंद्रमा और सूर्य का जब संयुक्त बल अर्थ पर पड़ता है तो सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? भाई ये था सी लाइन। अब इस सी लाइन से जितना ऊपर जल उठ रहा है और जितना नीचे गिर रहा है, इस लंबाई को, इस कंप्लीटली अंतर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टाइडल रेंज। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, टाइडल रेंज या ज्वारीय रेंज, अंतराल, परास। ठीक है, ज्वारीय परास इसको कहते हैं। यह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल के स्तर का अंतर होता है। ज्वार भाटा की ऊंचाई का अंतर भी इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी तट पर उच्च ज्वार का स्तर 5 मीटर है, निम्न ज्वार का 6 मीटर है, तो ज्वारीय रेंज 4 मीटर का रहेगा। भाई इतना भी तो गहरा चला गया और इतना ही ऊंचाई पे चला गया। अब देखो ज्वारीय वेदन क्या होता है? टाइडल करंट। ज्वार के दौरान जल का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वेदन कहते हैं। जबकि ज्वारीय अवधि, टाइडल पीरियड, दो ज्वारों के बीच में जो समय लगा उसको क्या कहते हैं? ज्वारीय अवधि कहते हैं। 12 घंटे और 26 मिनट के दौरान ज्वारीय अवधि, जो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आता है। ज्वारीय लहर, ज्वार भाटा, ज्वार के समय जो लहरें उत्पन्न होती है उसको ज्वारीय लहरें कहते हैं। ज्वार के कारण उत्पन्न समुद्री लहर, परंतु आमतौर पर टाइडल वेव अलग होती है। अब देखो ज्वार का समझ में आया कि उच्च ज्वार की स्थिति है वो 2 बार बनती है एक मंथ में, अमावस्या और पूर्णिमा के समय बनती है। इसमें सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव अर्थ पर पड़ता है, तो उस समय सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। और दो क्रमिक ज्वारों के बीच का अंतर है वो 12 घंटे 26 मिनट होता है। जबकि एक ज्वार चंद्रमा के कारण से आया तो वही उसी स्थान पर दोबारा से चंद्रमा के कारण से ज्वार कब आएगा? 24 घंटे 52 मिनट के बाद में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ ये है फिलहाल क्लास का एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू।